नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑल बुक नरेटर यूट्यूब चैनल पर। तो मैं रूप सिंह बुक नरेटर। तो आज का जो अगली किताब का जो भाग है तो आज है भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत, अध्याय 22, संसद, पार्ट 6, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है: जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, या फिर दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए। उपरोक्त तीन परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है तथा धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक की नोटिस देते हैं जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी कर दिया गया हो। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थिति सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधारण स्थिति में इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। संविधान में यह उपबंध है कि इस संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता है। पहला, वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय न ले पाए हों, तथा वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब कारणों से अनिवार्य हो गए हों। 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को 3 बार बुलाया गया। विधेयक जो संयुक्त बैठक पारित हुए हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला बुलाया गया था दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में, दूसरा बैंक सेवा विधेयक 1977 में और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। अब संसद में बजट। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चे का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। बजट में निम्नलिखित शामिल हैं: नंबर 1, राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां। नंबर 2, राजस्व बढ़ाने के उत्पाद एवं साधन। तीसरा, खर्च का अनुमान। चौथा, वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का वितरण। पांचवा, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजना। तो 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे, रेलवे बजट और आम बजट। पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय सम्मिलित होता था, जबकि आम बजट में
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, रेलवे के आय व्यय को छोड़कर के आय व्यय का विवरण होता है। रेलवे बजट को आम बजट के एक वर्ष समिति रिपोर्ट 1921 की सिफारिश पर 1924 में पृथक किया गया था। इसके कारण कुछ निम्नलिखित थे। पहला, रेल वित्त में लचीलापन लाना है। दूसरा, रेलवे की नीति निर्धारण के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, रेलवे राजस्व से सुनिश्चित वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराकर सामान्य राजस्वों की सततता सुनिश्चित करना। चौथा, रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना। साधारण राजस्व को नियत वार्षिक भाग अदा करने के बाद 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित करने का निश्चय किया। इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक बजट है, यानी यूनियन बजट। संवैधानिक उपबंध। संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लिखित हैं। पहला, राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। दूसरा, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। तीसरा, समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत को संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। चौथा, बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुनः स्थापित नहीं होगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। पांचवा, विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। अगला, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। सातवां, संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में संबंधित भूमिका को भी निम्नलिखित मामलों में व्याख्यायित किया गया है। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह लोकसभा को प्राप्त विशेष सुविधा है। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। नंबर 8, बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारत व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना चाहिए। नंबर 9, बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्ययों को पृथक दिखाएगा। नंबर 10, भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। भारत व्यय। बजट में 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारत व्यय एवं भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। तो भारत व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता है, अर्थात इस पर केवल चर्चा होती है, जबकि अन्य प्रकार पर मतदान कराया जाता है। भारत व्ययों की सूची निम्न अनुसार है। नंबर 1, राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यालय के अन्य व्यय। नंबर 2, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। नंबर 5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। नंबर 6, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। नंबर 7, उच्चतम न्यायालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें इन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भी शामिल होते हैं। नंबर 8, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। नंबर 9, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां। नंबर 10, संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय। पारित होने की प्रक्रिया किसकी? बजट के। तो संसद में बजट निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है। नंबर 1, बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा, आम बहस। तीसरा, विभागीय समितियों द्वारा जांच।
चौथा, अनुदान की मांग पर मतदान। नंबर 5, विनियोग विधेयक का पारित होना। नंबर 6, वित्त विधेयक का पारित होना। बजट का प्रस्तुतिकरण क्या है? परंपरा से बजट लोकसभा के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिन की प्रस्तुत किया जाता है। 2017 में बजट अब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। बजट को सदन में 2 या अधिक खंडों में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और जब ऐसी प्रस्तुति होती है प्रत्येक खंड को भी एक बजट के रूप में व्यवहित किया जाता है। साथ ही बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होती जिस दिन उसे प्रस्तुत किया गया है। बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देते हैं उसे बजट भाषण कहते हैं। लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है और राज्यसभा में इसे बाद में पेश किया जाता है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं होता है। संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेज में निम्नलिखित सम्मिलित रहते हैं: बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांग, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनिवार्य विवरण। इसमें जो FRBM एक्ट के अंतर्गत क्या क्या विवरण है वो इस प्रकार हैं: का, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। खा, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। गा, व्यय बजट यानी एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। घा, प्राप्ति बजट यानी रिसीव्ड बजट। चा, व्यय स्वरूप एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। छा, वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करता ज्ञापन। नंबर जा, बजट एक झलक में। और झा, परिणाम बजट आउटकम बजट। पहले बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण को भी संसद में प्रस्तुत किया जाता था। अब इसे बजट प्रस्तुत करने के 1-2 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता था। यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है जो देश की आर्थिक दशा को दर्शाता है। दूसरा चरण, आम बहस। साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद तक बजट पर आम बहस चलती रहती है। दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। इस चरण में लोकसभा इसके पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा कर सकती है। इससे संबंधित प्रश्नों को उठाया जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार है कि वह इसका जवाब दें। नंबर 3, विभागीय समितियों द्वारा जांच। बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस अंतराल के दौरान संसद को 24 सदस्य स्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि की विस्तार से पड़ताल करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ रखा जाता है। स्थायी समिति की यह व्यवस्था 1993 वर्ष 2004 में इसे विस्तृत किया गया से शुरू की गई। यह व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। नंबर 4, अनुदानों की मांगों पर मतदान। ये चौथा चरण है। विभागीय स्थायी समितियों के आलोक में लोकसभा में अनुदान की मांगों के लिए मतदान होता है। मांगें मंत्रालय वार प्रस्तुत की जाती हैं। पूर्व मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाती है। इस संदर्भ में 2 बिंदु उल्लेखनीय हैं। एक, अनुदान के लिए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरा, राज्यसभा को मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है तथा इसमें भारत की संचित निधि पर भारत व्यय शामिल नहीं होते हैं। इस पर केवल चर्चा की जा सकती है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। इस दौरान संसद सदस्य इस पर बहस करते हैं। सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जिनके 3 प्रकार होते हैं। आ, नीति कटौती प्रस्ताव। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए। सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। वाह, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। यह या तो मांग के एकमुश्त कटौती हो सकती है या फिर पूर्ण समाप्ति या मांग की किसी मद में कटौती। नंबर 7, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव।
ये भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होती है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। एक कटौती प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए निम्न दशाएं अवश्य होनी चाहिए। 1, यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए। 2, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए था इसमें किसी प्रकार की अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए। 3, यह केवल एक मामले से ही संबंधित होनी चाहिए। 4, इसमें संशोधन संबंधी या वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबंधी कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। 5, इसमें संघ सरकार के कार्यक्षेत्र बाहर किसी विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए। 6, इसमें भारत की संचित निधि पर भारत व्यय से संबंधित कोई विषय नहीं होना चाहिए। 7, इसमें किसी न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। 8, इसके द्वारा विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। 9, इसमें पुनर्परिचर्चा का कोई विषय नहीं होना चाहिए जिसके बारे में इसी सत्र में पहले से ही कोई निर्णय लिया जा चुका हो। 10, यह अनावश्यक रूप से संबंधित नहीं होनी चाहिए। 11, यह ऐसे किसी व्यक्ति के चरित्र और आचरण पर परिलक्षित नहीं होना चाहिए जिसके आचरण को केवल एक सुपुष्ट आधार वाले प्रस्ताव द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। 12, इसे ऐसे विषय की प्रत्याशा नहीं करनी चाहिए जिसे उसी सत्र में प्रस्तुति के लिए पहले से निर्धारित किया गया हो। 13, इसे ऐसे किसी विषय पर चर्चा की मांग नहीं करनी चाहिए जो कि वैधानिक न्यायाधिकरण अथवा ऐसे वैधानिक प्राधिकार जो कि न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य में संलग्न हों अथवा किसी आयोग अथवा जांच न्यायालय के समक्ष लंबित हों। एक कटौती प्रस्ताव का महत्व इस बात में है कि अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर एवं उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कायम रखने के लिए सरकार के कार्यकलापों की जांच करना। हालांकि कटौती प्रस्ताव की प्रायोगिक रूप में से ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। ये केवल सदन में लाए जाते हैं तथा इन पर चर्चा होती है लेकिन सरकार का बहुमत होने के कारण इन्हें पास नहीं किया जा सकता। ये केवल कुछ हद तक सरकार पर अंकुश लगाते हैं। अंतिम दिन यदि चर्चा के लिए आवंटित दिन और अनुदानों की मांग को मतदान करते हैं, अध्यक्ष सभी शेष मांगों को मतदान के लिए पेश करता है तथा उनका निपटान करता है, फिर चाहे सदस्यों द्वारा इन पर चर्चा की गई हो या नहीं। इसे गिलोटिन के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, विनियोग विधेयक का पारित होना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है ताकि धन की निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान तथा भारत की संचित निधि पर भारत व्यय। विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारत व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन संसद में किसी सदन में प्रख्यापित नहीं किया जाएगा। इस मामले में राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत ही कोई अधिनियम बनाया जा सकता है। इसके बाद ही संचित निधि से किसी प्रकार के धन की निकासी की जा सकती है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकती है। इसमें काफ़ी समय लगता है तथा यह अप्रैल तक खिंच जाता है, लेकिन सरकार को 31 मार्च के बाद विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन का आहरण कर सकती है। इसे लेखानुदान के नाम से जाना जाता है। इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। इसमें सामान्यतः कुल अनुमान के 1/6 भाग के बराबर को 2 माह के व्यय हेतु स्वीकृति दी जाती है। नंबर 6, वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए पुनः स्थापित किया जाता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के विपरीत संशोधन कर को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अनंतम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी स्वरूप देता है। अन्य अनुदान। बजट इसमें एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का सामान्य अनुमान होता है। के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में अनेक अन्य अनुदानें भी दी जाती हैं।
अनुपूरक अनुदान, इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए। अतिरिक्त अनुदान, यह तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न की गई हो। अधिक अनुदान, इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो जाती है। वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में मतदान होता है। इस प्रकार की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले इसे संसद की लोक लेखा समिति से मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। प्रत्यानुदान, जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो इस प्रकार की अनुदान मांग रखी जाती है। यह कहा जा सकता है कि यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है। अपवादानुदान, इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होती है। सांकेतिक अनुदान, यह अनुदान तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है तथा उस पर मतदान होता है, फिर धन की व्यवस्था की जाती है। यह किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होती है। अनुपूरक, अतिरिक्त, असाधारण अनुदान एवं वोट ऑफ क्रेडिट के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे कि साधारण बजट के लिए अपनाई जाती है। निधियाँ, भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। नंबर 1, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266। नंबर 2, भारत का लोक लेखा अनुच्छेद 266। नंबर 3, भारत की आकस्मिकता नीति निधि अनुच्छेद 267। भारत की संचित निधि, यह एक ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, का भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व। खा राजकोष विधेयकों, ऋणों या अर्थोपाय अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण। गा ऋणों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत की संचित निधि का भाग होगी। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि में से किए जाएंगे। इस निधि में से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित, जारी या निकाली नहीं किया जा सकता। भारत का लोक लेखा, सभी अन्य सार्वजनिक धन भारत की संचित निधि से ऋण के अलावा भारत सरकार या उसके लिए भारत की लोक लेखा में से ऋण लिया जाता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल हैं। इस लेखे को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता है। इस प्रकार के भुगतान मुख्यतः बैंक आदान प्रदान से संबंधित होते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि, संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के पठन की अनुमति देता है। इसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती हैं। संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से शुरू हुआ और निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और यह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इससे अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। भारत के लोकलेखा की तरह इसे कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियोज़ को लाइक कर देना। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।